जिंदगी में एक स्टेज ऐसी होती है जिसका हम में से कई लोग चुपचाप इंतजार करते हैं, जब अलार्म्स की कोई जरूरत नहीं होती। सुबह का वक्त बस धीरे हो जाता है और वक्त पहली बार सच में अपना लगने लगता है। एक लाइफ विदाउट डेडलाइंस, बिना किसी रश के, बस एक स्पेस अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और उन सब चीजों के लिए जो कभी आपने साइड में रख दी थी। यही है रिटायरमेंट। हम इसके बारे में उम्मीद के साथ सपने देखते हैं, लेकिन जब बात प्लानिंग की आती है तो वो एक अलग स्टोरी हो जाती है। क्योंकि रिटायरमेंट सिर्फ रेस्ट का फेज नहीं है, ये एक ऐसा फेज होता है जहां आपको अब भी चाहिए होती है इनकम, स्टेबिलिटी और वो फ्रीडम जिसमें आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जी सकें। और सबसे टफ पार्ट, आप उस फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो जो आज से कई डेकेड्स दूर है। एक ऐसा फ्यूचर जहां क्वेश्चन ज्यादा हैं और आंसर्स काफी कम। आपको कितना पैसा चाहिए होगा, वो पैसा कितने सालों तक चलेगा, और कैसे उस अमाउंट को इन्फ्लेशन, मार्केट रिस्क और अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करेंगे। ये पर्सनल फाइनेंस के सबसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम में से एक है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स्ड या वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकते। इस वीडियो में हम रिटायरमेंट प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हैं और अपनी प्लानिंग को और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं उस पॉइंट से जो रिटायरमेंट प्लानिंग को ट्रिकी बनाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका रिटायरमेंट प्लान और भी ज्यादा स्ट्रांग और रिलायबल बन सके। चलिए मिस्टर मेहरा के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग इतनी चैलेंजिंग क्यों होती है। मिस्टर मेहरा 30 साल के हैं, मैरिड हैं और अच्छी इनकम अर्न करते हैं। उनकी मंथली इनकम है 1 लाख और एक्सपेंसेस 75,000 के आसपास हैं। वो 60 की एज में रिटायर होना चाहते हैं और चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनका लाइफस्टाइल आज जैसा ही बना रहे। उन्हें लगता है कि वो 85 साल तक जिएंगे। फिलहाल उनके पास 10 लाख की सेविंग्स हैं जो उन्होंने रिटायरमेंट के लिए एलोकेट की हैं। अब सवाल ये है, उन्हें रिटायरमेंट के लिए टोटल अमाउंट चाहिए कितना होगा। मिस्टर मेहरा ने ये सब नंबर्स एक ऑनलाइन कैलकुलेटर में डाले और उसने जो नंबर बताया वो था 10.3 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस। इस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें हर महीने अप्रॉक्स 19,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। और क्योंकि उनके पास हर महीने 25,000 का सरप्लस है तो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना उनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, राइट? मैं सच में यही उम्मीद करती हूं कि मिस्टर मेहरा का रिटायरमेंट प्लान सक्सेसफुल हो। लेकिन लाइफ अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ चलती है, कुछ चीजें गलत भी हो सकती हैं। सबसे पहला रिस्क ये है कि जो रिटायरमेंट एस्टिमेट्स उन्होंने बनाए हैं वो शायद फ्यूचर के लिए एप्रोप्रिएट ना हो। ये बात काफी क्लियर है कि रिटायरमेंट प्लानिंग कुछ की एस्टिमेट्स पर बेस्ड होती है, जैसे प्री और पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न का रेट, इन्फ्लेशन का रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एटसेट्रा। लेकिन इन एस्टिमेट्स के सही होने की कोई गारंटी नहीं होती और यही अनसर्टेनिटी एक मेजर रिस्क का सोर्स बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर मेहरा ने अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स की एज्यूम की थी, लेकिन अगर वो 90 साल तक जीते हैं तो उनका रिक्वायर्ड रिटायरमेंट कॉर्पस 10.3 करोड़ से बढ़कर 11.8 करोड़ हो जाएगा। अगर एवरेज इन्फ्लेशन सिर्फ 1 परसेंटेज पॉइंट भी बढ़ता है तो रिक्वायर्ड कॉर्पस 15.3 करोड़ हो जाएगा। और अगर पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न्स 8% से गिरकर 6% हो जाते हैं तो कॉर्पस की रिक्वायरमेंट 12.9 करोड़ तक पहुंच जाएगी। जो चीज यहां नोटवर्दी है कि इतने लॉन्ग टर्म पीरियड में एस्टिमेट्स में छोटी सी चेंज भी रिटायरमेंट कॉर्पस पर काफी बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए, इस पर हम थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल चलिए बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े दूसरे रिस्क की, अनफोर्सिन इवेंट्स। ब्लैक स्वैन इवेंट्स जैसे कोई वॉर, नेचुरल कैलामिटी, पॉलिटिकल क्राइसिस एटसेट्रा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक सीरियस रिस्क बन सकते हैं, क्योंकि ये इवेंट्स आपके रिटायरमेंट कॉर्पस को ड्रामेटिकली इंपैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ही अगर ले लें, कोविड क्रैश ऑफ 2020 को ही कंसिडर कर लीजिए। 2020 के स्टार्ट में BSE 500 इंडेक्स अप्रॉक्स 15,700 के आसपास था, लेकिन कोविड शॉक के बाद मार्च के एंड तक ये गिरकर 9,900 के आसपास आ गया।
यानी लगभग 37% का फॉल। अब किसी के लिए जो अपने रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हो, ऐसा शार्प फॉल काफी अनसेटलिंग हो सकता है। सिर्फ 3 महीने में 10 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस गिरकर 6.3 करोड़ तक आ जाता है। फॉर्चुनेटली इस केस में मार्केट्स ने जल्दी रिकवर कर लिया और लॉसेस वापस कवर हो गए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। 2008 के क्रैश के बाद BSE 500 को अपने पहला वाला टॉप दोबारा टच करने में लगभग 6 साल लग गए थे। जैसे ब्लैक स्वैन इवेंट्स, वैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड पर्सनल लाइफ इवेंट्स जैसे जॉब लॉस, एक्सीडेंट, कोर्ट केस, बैड इन्वेस्टमेंट, हेल्थ इश्यूज या फैमिली में किसी की डेथ आपके रिटायरमेंट प्लान को सीरियसली इम्पैक्ट कर सकती है। मान लीजिए मिस्टर मेहरा की एज 40 है और उन्हें एक सर्जरी करानी पड़ती है जिसकी कॉस्ट है 20 लाख रुपए। वो ये पैसा अपनी एक्यूमुलेटेड सेविंग से निकालते हैं जो अब तक 10 लाख से ग्रो होकर 31 लाख हो चुकी होती है, अज्यूमिंग 12% पर एनम ग्रोथ। अब अगर मिस्टर मेहरा को 60 की एज तक वही 10.3 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस अचीव करना है तो अब उन्हें सिर्फ 19,000 नहीं बल्कि लगभग 43,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे। हाँ, ये बात सच है कि तब तक उनकी सैलरी भी काफी बढ़ चुकी होगी, तो इस गैप को कवर करने में मदद कर सकती है। लेकिन असली पॉइंट ये है कि ऐसी कोई भी अनप्लान्ड इमरजेंसी आपके रिटायरमेंट प्लान को कभी भी डीरेल कर सकती है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे फैक्टर की जो रिटायरमेंट प्लानिंग को और भी चैलेंजिंग बना देता है। रिटायरमेंट के फेज की असली जरूरत क्या होगी, ये समझना ही सबसे मुश्किल होता है। रिटायरमेंट प्लान को डीरेल करने वाले सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स ही नहीं होते, कई बार इंसान का अपना एटीट्यूड भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। फॉर इंस्टेंस, एक यंग पर्सन सोचता है कि अभी तो रिटायरमेंट दूर है तो अभी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। कभी कभी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करने के लिए अगर पास में सफिशिएंट सरप्लस नहीं हो तो वो भी एक बड़ा हर्डल बन जाता है। कई बार रिक्वायर्ड मंथली कंट्रीब्यूशन इतना हाई लगता है कि लोग स्टार्टिंग में ही डिस्करेज्ड फील करने लगते हैं। लोग अक्सर नियर टर्म गोल्स को प्रायोरिटी देते हैं, जैसे घर या कार खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, शादी और रिटायरमेंट प्लानिंग को डिले कर देते हैं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि EPF और NPS जैसे ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस ही रिटायरमेंट के लिए काफी होंगे। ये सारे एटीट्यूड्स इस वजह से होते हैं क्योंकि रिटायरमेंट फेज की एक्चुअल डिमांड्स को विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, और जब आप किसी चीज को क्लियरली इमेजिन ही नहीं कर पाते तो उसके लिए इफेक्टिवली प्लानिंग भी नहीं हो पाती और वही बन जाता है एक सिग्निफिकेंट रिस्क। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई 30 की एज में रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करे और हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करे एट 12% पर एनम, तो 60 साल की एज तक उसका कॉर्पस लगभग 3.53 करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टिंग की शुरुआत 35 इयर्स की एज में करता है तो रिटायरमेंट कॉर्पस सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है और लगभग 1.9 करोड़ तक ही पहुंचता है। इसी तरह रिटायरमेंट के लिए की गई इन्वेस्टमेंट्स को ओवर एस्टिमेट करना भी एक रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग मानते हैं कि 1 करोड़ एक अच्छा माइलस्टोन है, हो सकता है एक टाइम पर था भी, लेकिन वक्त के साथ इन्फ्लेशन ने इस नंबर की वैल्यू को काफी हद तक कम कर दिया है। अगर मिस्टर मेहरा अगले 1 साल में रिटायर होते हैं और उनके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है, तो सोचिए ये पैसा उनके लिए कितने साल तक चलेगा। उनका पैसा 73 साल की एज तक आते आते खत्म हो जाएगा। यहाँ कोर पॉइंट ये है कि जब आप रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं तो आप एक ऐसी लाइफ के लिए प्लान कर रहे होते हैं जो 25 साल या उससे ज्यादा भी हो सकती है। इस ड्यूरेशन में आपकी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज नेचुरली डिक्लाइन कर सकती हैं और उस टाइम पर इस फेज को फुली फंड करना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता। तो ये थे कुछ की फैक्टर्स जो रिटायरमेंट प्लानिंग को पर्सनल फाइनेंस का सबसे कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रॉब्लम बना देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में चलिए देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीके जिनके थ्रू आप अपने रिटायरमेंट प्लान को और भी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक 3 pronged अप्रोच जिसके थ्रू आप अपने रिटायरमेंट प्लान को लाइफ की अनसर्टेनिटीज के अगेंस्ट ज्यादा रिजिलियंट और इम्यून बना सकते हैं। इस अप्रोच का फर्स्ट लेग है रिटायरमेंट एस्टिमेट्स गलत होने के चांसेस को कम करना। यह समझना जरूरी है कि हर प्लानिंग एक्सरसाइज की तरह रिटायरमेंट प्लानिंग भी कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ये कुछ एडुकेटेड एस्टिमेट्स पर बेस्ड है जो फ्यूचर में गलत भी हो सकती हैं। इसलिए इसे कभी भी सैक्रोसैंक्ट मत समझिए।
अपने रिटायरमेंट प्लान को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए और ज़रूरत पड़ने पर उसमें चेंजेस भी लाते रहिए। नेगेटिव सरप्राइजेस से बचने के लिए ये हमेशा बेहतर होता है कि आप अपने एस्टिमेट्स थोड़े कंजर्वेटिव रखें। फॉर इंस्टेंस, अगर आप इन्फ्लेशन को 6% मान रहे हैं तो उसकी जगह 7 से 8% कंसिडर करें। इक्विटी रिटर्न्स के लिए 12% नहीं बल्कि 10% का एजम्पशन लें और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 85 नहीं बल्कि 90 ईयर्स तक मानकर प्लानिंग करें। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने प्लान में एक हेल्दी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी कैलकुलेशन ये कहती है कि 10 करोड़ का कॉर्पस काफी होगा तो आपका टारगेट थोड़ा हायर हो सकता है, जैसे 12 से 13 करोड़, ताकि आपके पास फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए एक एक्स्ट्रा कुशन बना रहे। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी चाहिए, अपने रिटायरमेंट कॉर्पस और रिटर्न्स पर टैक्सेशन का इम्पैक्ट मत भूलिए। प्री टैक्स बेसिस पर कैलकुलेशन करना तो इजी होता है, लेकिन टैक्सेशन आपके एक्यूमुलेटेड रिटर्न्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा, कभी कभी 1/3 तक ले जा सकती है। इसलिए प्लानिंग करते टाइम इस फैक्टर को जरूर कंसिडर करें। अब चलिए बात करते हैं इस अप्रोच के सेकंड लेग की, जिसका फोकस है अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को रिंग फेंस करना, ताकि कोई अनफोर्सिन सिचुएशन उसे डिप्लीट ना कर दे। अपने रिटायरमेंट कॉर्पस और कोर रिटायरमेंट प्लान को प्रोटेक्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एडिक्वेट इंश्योरेंस लेना। अगर मिस्टर मेहरा के पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होती तो शायद उन्हें अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 20 लाख खुद नहीं देने पड़ते। और अगर आपके घर का खर्चा मल्टीपल अर्निंग मेंबर्स पर डिपेंड करता है तो उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस दोनों के सॉल्यूशंस ईटी मनी ऐप पर मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर चेक कीजिए। साथ ही ये भी जरूरी है कि आपके पास एक इमरजेंसी कॉर्पस हो जो आपके 6 से 12 महीने के एक्सपेंसेस को कवर कर पाए, इंक्लूडिंग योर ईएमआईज और इंश्योरेंस प्रीमियम्स। इससे ये होगा कि किसी भी अनफोर्सिन सिचुएशन में आपको अपने रिटायरमेंट फंड को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा तरीका ये है कि आप उसे सिस्टमैटिकली विड्रॉ करें या फिर सिस्टमैटिकली सेफर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में ट्रांसफर करें। इस अप्रोच से अगर मार्केट अचानक गिर भी जाए तो आपको बॉटम पर विड्रॉ करने की सिचुएशन से बचाने में मदद करेगी। अब हम पहुंचते हैं अपने 3 pronged अप्रोच के थर्ड लेग पर, जो है रिटायरमेंट माइंडसेट या ओरिएंटेशन डेवलप करना। रिटायरमेंट माइंडसेट डेवलप करना शुरू होता है इस रियलाइजेशन से कि चाहे रिटायरमेंट अभी कई डेकेड्स दूर हो, लेकिन उसके लिए प्लानिंग आज से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स अगर लंबे समय तक की जाए तो वो भी आपके लिए बड़ी वैल्यू क्रिएट कर सकती है। अगर आप 5,000 की एसआईपी हर महीने करें 12% पर एनम के रिटर्न पर, उससे 30 साल तक कंटिन्यू रखें, तो ये कॉर्पस ग्रो होकर 1.76 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। और अगर आप ये इन्वेस्टमेंट्स को टाइम के साथ पीरियोडिकली इंक्रीज भी करते रहें तो इसका इम्पैक्ट और भी मैजिकल हो सकता है। जैसे अगर वही 5,000 की एसआईपी हर साल 10% से बढ़ाई जाए तो फाइनल कॉर्पस अप्रॉक्स 4.42 करोड़ पहुंच जाता है। तो अगर आपके टारगेट रिटायरमेंट कॉर्पस को अचीव करने के लिए बड़े मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस की जरूरत है तो उसे देखकर डिसहार्टन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना आपके लिए मैनेजेबल हो उस अमाउंट से स्टार्ट करें और फिर रेगुलरली अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को स्टेप अप करते रहिए। रिटायरमेंट को लेकर थोड़ा फ्लेक्सिबल होना भी काफी हेल्प कर सकता है। अगर आप अपनी रिटायरमेंट एज को मान लीजिए 60 से बढ़ाकर 65 साल तक कर देते हैं तो जो मंथली इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो काफी हद तक कम हो सकती है। अगर मिस्टर मेहरा ऐसा करते हैं तो उनका मंथली इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जो अब तक 19,000 था वो ड्रास्टिकली गिरकर सिर्फ 7,800 रह जाएगा। ये भी बहुत जरूरी है कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग का बेसिक मैथ समझें, ताकि आप रिक्वायर्ड कॉर्पस को ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट ना करें और जरूरत पड़ने पर अपने प्लान में स्ट्रैटेजिक चेंजेस भी कर सकें। उसके बाद आता है सेविंग का रोल। रिटायरमेंट प्लानिंग में सेविंग की इंपॉर्टेंस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जब आप एक सेवर्स एटीट्यूड डेवलप करते हैं तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट ओरिएंटेड हो जाता है। इसीलिए एविड सेवर बनिए। रिटर्न्स, इन्फ्लेशन और आपकी लॉन्जेविटी लॉन्ग टर्म में प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सेविंग आपके कंट्रोल में होती है। इसके एक्सटेंशन के रूप में डेट और एक्सपेंसेस को जितना हो सके कंट्रोल में रखिए। एक मॉडेस्ट लाइफस्टाइल आपके इन्वेस्टेबल सरप्लस को बूस्ट करता है, जो आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए एक स्ट्रॉन्ग कुशन बन सकता है।
ये हैबिट आपको पोस्ट रिटायरमेंट ईयर्स में भी हेल्प करेगी। और बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी और जो बातें हमने डिस्कस की वो आपको एक केयर फ्री रिटायरमेंट का सपना पूरा करने में मदद करेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, ईटी मनी ऐप पर आपको रिटायरमेंट सेविंग्स ऑप्टिमाइज करने के लिए कई तरह के सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो आज ही उन्हें एक्सप्लोर करके देखिए। हम जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.